राधे राधे दोस्तों हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सास को बहू की थकान क्यों नहीं दिखाई देती। अभिषेक अपने कमरे में भी सोकर ही उठा था कि अचानक थप्पड़ की आवाज से अभिषेक की नींद टूटी। उसकी मां ने उसकी पत्नी पर हाथ उठा दिया था। वह अपनी चप्पल पैरों में डालकर हॉल में पहुंचा तो पत्नी अपने लाल हुए गाल पर हाथ रखकर सिसक रही थी। अभिषेक ने हैरानी से पूछा, मां, तुमने मेरी पत्नी को थप्पड़ क्यों मारा? उसकी मां सविता जी गुस्से से फुफकारते हुए बोली, महारानी को मैंने कल रात को कहा था कि मेरे कपड़े रात में ही धो देना, लेकिन देखो अभी तक इसने कपड़े ऐसे ही गंदे छोड़े हुए हैं। यह सुनकर अभिषेक गुस्से में बोला, मां, कल रात को ये बहुत थक गई थी। मैंने ही इसे कहा था कि अब कोई और काम मत करो, चुपचाप जाकर सो जाओ, और आपने इतनी सी बात के लिए इसे थप्पड़ मार दिया। सविता जी गुस्से में कहने लगी, हमने भी घर गृहस्थी संभाली है, तेरी पत्नी तो हमेशा थकी रहती है। पता नहीं कैसी कमजोर बहू मेरे पल्ले पड़ गई जो हमेशा थकी रहती है। इतना कहकर वह भुनभुनाते हुए वहां से चली गई। रुचि ने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में सास के हाथों उसे थप्पड़ भी खाना पड़ेगा। बचपन से ही वह हर काम में निपुण थी। माता पिता की लाडली बेटी थी। मां ने उसे हर गुण सिखाए थे। जब धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी तो उसकी दादी हमेशा उसे दुलार करके कहती थी, बेटा तू तो सर्वगुण संपन्न है, ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। इसी सपने को सजाकर वह ससुराल आई थी और उसने सोचा था कि सास भी हमेशा उसे प्यार भरा व्यवहार करेगी। लेकिन वह कितनी भी कोशिश करती थी, उसकी सास कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी और हर बात में ताना मार देती थी। सास के ताने सुन सुनकर उसका मनोबल ऐसा टूटा कि वह डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह हर वक्त रोती रहती थी। उसका हर वक्त रोने का मन करता था। ऊपर से रोज रोज सास के ताने सुन सुनकर वह शिथिल पड़ती जा रही थी। इसीलिए आजकल उसे थकान भी बहुत ज्यादा महसूस होती थी। वह मशीन की तरह काम करती रहती थी और पीछे से ताने भी सुनती रहती थी। अब तो उसे सास की आवाज अपने कानों में चुभने लगी थी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर उसकी सास बहुत देर तक उसे कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। आज भी छोटी सी गलती पर उसे थप्पड़ लग गया था और आज ही पहली बार हुआ था। इस थप्पड़ ने मानो उसके अस्तित्व को जगा कर रख दिया था कि आखिर वह यह सब क्यों सह कर रही है। वह चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। इधर सविता जी सोच रही थी कि बहू नाश्ता बना रही होगी। वह किचन में यह देखने के लिए आई कि फिर किसी काम में कोई कमी दिख जाए और उन्हें चार बातें सुनाने का मौका मिले। लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो रसोई में थी ही नहीं। वह तुरंत ही उसके बेडरूम में पहुंची और देखा कि वह अपना सामान सूटकेस में डाल रही थी और अभिषेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सविता जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, अभिषेक, ये सब क्या है? अभिषेक उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोला, आपको मेरी पत्नी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आपकी वजह से ये घर छोड़कर जा रही है। ये सुनकर सविता जी परेशान हो गईं कि अगर किसी को पता चल गया कि उन्होंने बहू पर हाथ उठाया है तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तब उन्होंने अपने स्वर को नर्म करते हुए कहा, अरे बहू, एक थप्पड़ का बुरा मान गई क्या? वो तो गुस्से में हाथ उठ गया था मेरा। चलो, आगे से मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अब ये गुस्सा थूक दो और किचन में चलो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे शुगर की बीमारी है। समय से नाश्ता नहीं मिला तो चक्कर आने लगेगा। रुचि ने हैरानी से कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारा और अब अपनी सेहत की दुहाई दे रही हैं। मैंने आपका ध्यान रखने में कभी कोई कसर छोड़ी है क्या, जो आज आप मुझे समझा रही हैं कि आपको शुगर की बीमारी है? मैं तो हमेशा आपके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ और बदले में मुझे क्या चाहिए? इतना ही ना कि आप मुझे थोड़ा समझें। अगर मैं थक गई थी
और मैंने आपके कपड़े नहीं धोए तो क्या आप इसके लिए मुझे थप्पड़ मार देंगी? सविता जी कहने लगी, अरे बहू, मैं बोल रही हूं ना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। अब वह सामने से माफी मांग रही थी तो रुचि भी कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप किचन में चली गई। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो खाना बना रही थी लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास था। डाइनिंग टेबल पर वह नाश्ता लगाने लगी। अभिषेक भी तैयार होकर आकर बैठ चुका था। वह सुबह से खामोश था। घर का माहौल उसे अच्छा नहीं लग रहा था और अपनी मां पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन मधु भी उठकर डाइनिंग टेबल पर आई और कहने लगी, वाह भाभी, आज नाश्ते में पोहा बना है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि घर में क्या हुआ। सबको चुप देखकर मधु कहने लगी, क्या बात है भैया, आज सबका मौन व्रत है क्या? इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सविता जी उसे डांटते हुए बोली, चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकती, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अभी वह बोल ही रही थी कि रुचि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर अभिषेक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो काफी घबरा गया था। उसने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे पलकें खोलने लगी। सविता जी गुस्से में कहने लगी, लो, फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। अब की बार अभिषेक उन्हें डांटते हुए बोला, चुप करो मां। फिर वह तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए। तब पता चला कि वह डिप्रेशन की शिकार है और खून की भी बहुत कमी है। डॉक्टर ने उसे तनाव लेने से साफ मना किया और आराम करने के लिए कहा। अभिषेक घर आया तो वो काफी परेशान था। उसने मां से कहा, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिनों तक डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। अब सविता जी कहने लगी, तो घर के काम कौन करेगा? फिर मधु धीरे से बोली, मां, मैं हूं ना, मैं घर का काम कर लूंगी और भाभी का ध्यान भी रख लूंगी। मधु बहुत अच्छी थी और वह अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसने दिन में रसोई का संभाल लिया और रात होते होते उसकी मां कहने लगी, आज तो मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ा, आज तो ये बेचारी कितना थक गई। बहू के कारण मेरी बेटी को परेशान होना पड़ रहा है। रुचि वहीं बैठी थी और चाय पी रही थी। वो धीरे से बोली, माँ जी, इससे ज्यादा काम तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन आपको मेरी थकान तो कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ बेटी की थकान दिखाई देती है। आप क्यों नहीं समझ पाती कि थकान मुझे भी होती है? ये सुनकर सविता जी उसे गुस्से में घूरने लगी। तब मधु बोली, मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपको मेरी थकान की परवाह है तो क्या आपको सच में भाभी की थकान दिखाई नहीं देती? क्या भाभी कोई काम करने वाली मशीन है कि वो कितना भी काम कर लें थकेंगी नहीं? ये सुनकर सविता जी चुप हो गईं। फिर मधु आगे बोली, आज को मैं भाभी की दशा देखती हूँ तो सच कहती हूँ, मुझे इनकी दशा देखकर शादी करने की इच्छा ही नहीं होती कि कहीं मुझे भी आपके जैसी सास मिल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर अब सविता जी अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो वहां से उठकर चली गईं। हालांकि उनके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब वह बहू से ज्यादा उलझती नहीं थी और रुचि ने भी अब धीरे धीरे अपने मन को मजबूत बनाया। ननद और पति के प्यार के सहारे ससुराल में अच्छे से रच बस गई। वैसे सविता जी उससे कोई खास अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं, लेकिन हाँ, अब उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दिया था। उन्हें तो अब हर वक्त यही चिंता सताती रहती थी कि उनकी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिले। जब भी उसके लिए कहीं से कोई रिश्ता आता था तो उन्हें मन में डर लगता था कि भगवान करे अच्छे घर में ही उसका रिश्ता हो। देखते ही देखते साल भर का समय गुजर गया और मधु के लिए राकेश का रिश्ता आया और सब कुछ अच्छा था
तो बात पक्की हो गई। फिर भी सविता जी के मन में एक डर तो लगा ही हुआ था कि पता नहीं उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। जब शादी के साल भर भी बीत गए और बेटी ने कभी भी ससुराल की कोई शिकायत नहीं की, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। और वे यह भी अच्छे से समझ पा रही थी कि हर बहू को ससुराल में अच्छा व्यवहार ही मिलना चाहिए ताकि उसके मायके वाले निश्चिंत होकर जी सकें। दोस्तों, परिवार में हर सदस्य की थकान और भावनाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जब प्यार और समझदारी के बजाय दबाव और आलोचना होती है तो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से टूट सकता है। साथ ही सही समय पर सहारा और समर्थन देना ही रिश्तों को मजबूत बनाता है और परिवार में संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।